नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे देश के लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ही हमारे देश के लोकतंत्र की मालिक होती है और हमारे देश की जनता ही लोकतंत्र के माध्यम से हमारे देश के हर प्रतिनिधि को, जो भी प्रत्याशी होते हैं, उनको चुन करके विधानसभा, लोकसभा या सरपंच हो या जनपद सदस्य हो या वार्ड मेंबर हो या जिला सदस्य, जिला पार्षद, सभी को चुन करके उस लेवल तक भेजती है जिसकी वजह से हमारे देश में विकास हो सके। लेकिन आप अगर इसकी गणना करेंगे कि कितने प्रतिनिधि हमारे देश में चुने जाते हैं तो उसकी एक लंबी लाइन होगी। एक वार्ड क्रमांक से लेकर के जनपद सदस्य, सरपंच या जिला सदस्य या वार्ड मेंबर्स या आपके विधायक या सांसद, उसके बाद में उनका जो सरकार बनने के बाद जो मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इतने लोग हमारे देश की जनता जिस लोकतंत्र की मालिक होती है, वो जनता उतने प्रतिनिधियों के भविष्य का फैसला करती है और वो इसलिए करती है, वो उम्मीद और उनसे आशा रखती है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, हमारे क्षेत्र में विकास होगा। आपको मैं इस बात का एनालिसिस करना चाहूँगा और इसके बारे में पूर्ण रूप से बताना चाहूँगा कि दरअसल इसमें ऐसी सारी समस्याएं क्यों पैदा होती हैं कि इतने सारे प्रतिनिधि चुनने के बाद भी अगर एक क्षेत्र का कोई भी किसान, मजदूर या कोई भी व्यक्ति हो, वो ऑफिसों के चक्कर काटता रहता है और उसका काम समय पर नहीं होता। जब चक्कर काटते काटते एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, उसको घुमाया जाता है और वो घूमते घूमते जब थक जाता है तो वो कहीं ना कहीं रिश्वत का शिकार हो जाता है। अब मुझे एक बात मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ और मैं ये आपको पूर्ण रूप से और पूरे तरीके से बताना चाहूँगा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपने एक सरपंच को बनाया, एक जनपद सदस्य को बनाया, फिर एक जिला सदस्य को बनाया, फिर एक जिले के अध्यक्ष को बनाया, इतने सारे प्रतिनिधि अगर उसी जनता से ये उम्मीद करते हैं कि हम गरीब के साथ हैं, हम किसान के साथ हैं, हम मजदूर के साथ हैं, हम हर वर्ग के साथ हैं, हम हर समाज के साथ हैं, हम हर धर्म के लोगों के साथ में हैं, तो फिर चुनाव बीतने के बाद क्या वह प्रतिनिधि उस क्षेत्र में कभी दौरा करते हैं जो उस क्षेत्र में चुनाव के समय पर 25 बार दौरा कर चुके होते हैं और एक वोटर को, एक क्षेत्र को, एक गांव में, एक वार्ड मेंबर, वार्ड का जो इलाका होता है उसको छान देते हैं। उसमें कई एक उनके जो कार्यकर्ता रहते हैं वो सक्रिय रहते हैं और उनके हर सुख दुख की बात करते हैं, उनके विकास की बात करेंगे। लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद वो इतने प्रतिनिधि जो एक जिले का अध्यक्ष रहता है, एक सांसद रहता है, एक विधायक रहता है, एक सरपंच रहता है, क्या वो इतने लोग उस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं जो जनता की समस्याओं से समाधान कर सके? क्या किसी किसान मजदूर को उनकी बच्ची की शादी के पैसे मिले या नहीं मिले, उसकी पेंशन शुरू हुई या नहीं हुई, या वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, उसको उस व्यक्ति को उसकी पेंशन का लाभ जल्द से जल्द मिला या नहीं मिला? अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी कर लेता है और उसको लाभ उसकी उम्र होने के बाद अगर उसको तुरंत उसको लाभ नहीं मिला, तो फिर इतने सारे प्रतिनिधि चुनने का फायदा क्या हुआ? कि आपके पास इतना डाटा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कितने बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल की होने वाली है, तो उसके डाटा, उसके डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएं और जल्द से जल्द उनकी पेंशन बनाई जाए और उनकी पेंशन चालू की जाए जिससे उनको उसका लाभ मिल सके। या उसके क्षेत्र में कोई महिला विधवा हो जाती है या कोई विधुर हो जाता है तो उसको जो सहायता मिलने वाली है वो सहायता उसको जल्दी से जल्दी मिल पाई या नहीं मिल पाई। कोई विधवा औरत महिला होती है, उसको उसकी पेंशन जल्दी मिल पाई या नहीं मिल पाई। या किसी के घर में कोई गहरी बीमारी से कोई व्यक्ति परेशान है और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, तो उस व्यक्ति को उसकी सहायता मिल पाई या नहीं मिल पाई, इसकी देखभाल कौन करेगा? या किसी व्यक्ति की किसी कारणवश अगर डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका लाभ उसको जल्द से जल्द मिला
या नहीं मिला, या हम यूं कहें कि किसी गरीब किसान मजदूर की बेटी की अगर शादी है और वो किसान है, मजदूर है, गरीब है, वो शादी करने में सक्षम नहीं है, सरकार ने जो राशि, सरकार ने जो योजना चलाई है, सरकार ने जो स्कीम चलाई है कि किसी भी गरीब किसान मजदूर को अगर उसकी बेटी की शादी है तो उसके लिए 51,000 रुपए की राशि दी जाए, तो कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जिनकी बेटी की 1-2 महीने बाद शादी होने वाली है, 3 महीने बाद शादी होने वाली है, या 10 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद शादी होने वाली है, 2 हफ्ते बाद शादी होने वाली है। तो क्या इनका डाटा उन लोगों के पास है जिन लोगों को जनता ने चुना है? तो उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब हमने उस क्षेत्र से हमको चुन के आते हैं और जनता ने हमको वोट दे करके अपना प्रतिनिधि बनाया है, हमने कुछ क्षेत्र का मालिक बनाया है, या तो सरपंच हो या जनपद सदस्य हो या जिले का सदस्य हो या वार्ड मेंबर हो, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इतनी सारी समस्याओं के लिए सर्वे कराएं और लोगों के डाटा को अपने पास इकट्ठा करके रखें, जैसे ही उनको जो जरूरत, उनकी जो पात्रता में आता है वैसे ही उसका वो काम किया जाए। या यूं कहें कि क्षेत्र में जो मिलने वाला खाद्यान्न है, जो खाद्यान्न मिलता है सोसाइटी से, क्या वो खाद्यान्न समय पर जनता को मिलता है, नहीं मिलता है? सरकार जिस प्रकार से जो वितरण करती है, सरकार जिस प्रकार से जो भेजती है, जितनी क्वांटिटी संख्या में देती है, जितना वजन एक एक व्यक्ति के लिए दिया जाता है, क्या वो पूर्ण रूप से जनता के पास पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? या सरकार ने किसी प्रकार से वो कोई फ्री में अगर खाद्यान्न दिया है तो वो जनता को सही समय पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? टाइम से वितरण हो रहा है नहीं या नहीं हो रहा है? उसके पास जितना डाटा होना चाहिए, जितना स्टॉक होना चाहिए, वो स्टॉक उसके पास अवेलेबल है या नहीं है? उसमें कहीं गैप तो नहीं है? क्या इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? या मैं जो बात कर रहा था कन्या विवाह योजना की, उस योजना का जो लाभ एक गरीब किसान मजदूर को मिलना चाहिए, उसमें इतने सारे कागज सरकार ने मांगे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स सरकार मांगती है, उतने सारे डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट सारे जो हितग्राही के रहते हैं वो हितग्राही उसमें तैयार कर सकता है, लेकिन जो कर्मचारी या उसका वार्ड मेंबर या उसका सरपंच सेक्रेटरी या वहां का जो भी प्रतिनिधि रहते हैं या सरकार से उनको कुछ प्रमाण पत्र लेना है, क्या वो सारे डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल कौन कराएगा? उस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए वो हितग्राही अपने कागज तैयार कर सकता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से या प्रतिनिधि की तरफ से उनको जो कागज मिलने वाला है वो कागज अगर उसके पास नहीं है तो उसका काम अधूरा पड़ा रहता है, और उस काम के लिए वो हितग्राही और वो किसान मजदूर ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, और दफ्तरों में बैठे हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी लोग उनके ऊपर एक बादशाह जैसा, अपने आप को बादशाह समझते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, और वो किसान मजदूर हाथ जोड़ते जोड़ते उसके जूते छल जाते हैं। फिर वो आखिर में जाकर के कहीं ना कहीं और रिश्वत का शिकार होता है, फिर भी उसको वो पैसा नहीं मिलता, और उस पैसे मिलते मिलते कम से कम सालों बीत जाती हैं, फिर वो 20-30 हजार रुपए की रिश्वत देता है, तब उसको वो पैसा मिलता है। क्या इससे ऐसी समस्याओं को निजात पाने के लिए उन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है जिनको जनता चुन करके क्षेत्र से और उस लेवल पर भेजती है? जनता को भी ये बात सोचना चाहिए कि अगर हमने किस प्रतिनिधि को चुना है तो वो प्रतिनिधि हमारी बात को मानता है, हमारी बात को सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, या हमारी समस्या जो भी है उस समस्या को जल्दी से जल्दी निराकरण करने की कोशिश करता है या नहीं करता है। तो अगली बार ऐसे प्रत्याशियों पर ध्यान रखना चाहिए। अब मैं एक बात करूंगा आपको, मैं एक खबर से आपको रूबरू करना चाहता हूं जो कन्या विवाह योजना से संबंधित है। कन्या विवाह योजना में जो अभी 2 साल पहले की जो बात है कि कोरोना का जो समय हमारे देश में चला, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी चली गई, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, काफी लोगों का घर तबाह हो गए, और काफी किसी की कोई माँ से बेघर हो गया, कोई पिता से बेघर हो गया, कोई पत्नी से, कोई भाई से, कोई बीवी से, और कोई अपने बच्चों से बेघर हो गया। ऐसी कहानी उस समय थी। उस समय का जो आपको अगर मैं खबर बताना चाहूंगा तो आपको आश्चर्य होगा, और मैं इस बात से शर्मिंदा हूं कि इस देश में जब इतनी भयानक महामारी जब देश में पड़ी थी, फिर भी लोग अपने पेट को और अपने घर को भरने में लगे हुए थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और हमारे देश की जनता को देखना चाहिए कि किस प्रकार का हमारे साथ में खिलवाड़ हो रहा है। मैं बात करूंगा कन्या विवाह योजना की, जो लॉकडाउन के समय में जितनी भी शादियां सरकार की तरफ से हुई, उनमें जो शादियां उस समय जो होने वाली थी वो शादियां कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, और वो जो शादियां नहीं हो पाई उस समय जो भी कुछ शादियां हुई,
कुछ शादियां जिन लोगों ने की कि कम लोगों की जो सरकार की तरफ से आदेश था कि कम लोग ही शादी में रहेंगे, वो जो शादियां हुई या जिन लोगों की शादी हो ही नहीं पाई, उस समय जो सरकार से जिन लोगों को पैसा मिलने वाला था उत्तरदायियों को, वो सारे पैसे का घोटाला पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। और इस घोटाले की रकम है 30 करोड़। अब 30 करोड़ का अगर घोटाला जब हो जाता है तो बताइए, वो पैसा किसान मजदूर जिनकी बच्चों की शादी थी, जिनकी बेटियों की शादी थी, जिनकी बेटी हाथ लगा करके, हाथों पे मेहंदी लगा करके बैठी थी, उनको मिलने वाला था, वो पैसा फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बना करके सारा का पैसा निकल चुका। इसलिए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि सारी चीजें ना तो देश की जनता को बताई जाती है, ना सरकार बताती है, ना मीडिया बताती है, ना पत्रकार बताते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर किसान मजदूर अशिक्षित होता है, उसको नहीं पता कि क्या चल रहा है, कितनी योजना आ रही है, कितना पैसा आ रहा है, कितना बजट आ रहा है, उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता अधिकतर। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूं, शादियों की पड़ताल। जब वो शादियों की पड़ताल हुई, घोटाला हुआ, उसके ऊपर जांच हुई, उसमें भी कितना घोटाला हुआ है कि जांच हुई, लेकिन जांच करने वाले अधिकारी भी वो घोटाला करने वाले लोगों के ही संपर्क के लोग थे जिन्होंने जांच की और जांच करने के बाद में सारे मामले को दबा दिया। शादियों की पड़ताल, सीईओ ने दलालों को दे रखे थे पासवर्ड। जो सीईओ होता है जनपद पंचायत का, उस सीईओ के पास सरकार उनका आईडी देती है, पासवर्ड देती है, उससे वो जो पैसे को जो अप्रूव करता है, उनको जो भुगतान करता है, वो उनकी आईडी से करता है। जबकि सीईओ ने, जो जनपद पंचायत का जो सीईओ रहता है, उस सीईओ महोदय ने दलालों को अपने पासवर्ड और आईडी दे के रखे कि आप ये सारे काम करो। तो उन्होंने क्या किया, सीईओ ने दलालों को दे रखे थे पासवर्ड। फेरी वाले, जो फेरी वाले रहते हैं गाँव में, टेलर, कियोस्क ऑपरेटर ने सरपंचों की नकली सील से करा दी हजारों फर्जी शादियां। अब आपको सुनिए, नाबालिग बेटियों की झूठी शादी से माँ बाप ने लिए 75,000। 17 गांवों में 700 किलोमीटर घूमकर बिन बैंड बाजा बारात की हुई शादियां। शादी में मदद के नाम पर दी जाने वाली 51,000 रुपए की सहायता राशि में हुए 30 करोड़ के घोटाले में अजब किस्से मिले हैं। मालूम चला कि कोरोना के बीच 2020-21 में 5,804 शादियों का रिकॉर्ड मिला। इसमें जांच हुई तो टेलर ने 5 भाई बहनों के 80,000 रुपए थमाए। साजिद खान के यहाँ सादिक अली कपड़े सिलाते थे। इस दौरान साजिद ने सादिक से उनके 5 भाई बहनों के कागज ले लिए। चंद रोज बाद साजिद ने उन्हें 20,000 रुपए दिए। पिछले दिनों जब जांच शुरू हुई तब साजिद ने सादिक को 80,000 थमा दिए ताकि सादिक जांच के दौरान अपना मुंह नहीं खोले। ठगी के 5 शेड्यूल। ठगी किस प्रकार से की, इस प्रकार के बारे में बताया गया। इसमें हितग्राही और दलाल दोनों आपसी सहमति से अपात्र के दस्तावेज लगाकर पैसे निकाल रहे थे। पैसा सीधा हितग्राही के खाते में आता था। हितग्राही अपने खाते से पहले से तय राशि निकालकर दलाल को देता था। इसका बंटवारा सीईओ तक होता था। दलाल और सीईओ कार्यालय के शातिर कर्मचारी हितग्राही के परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम की फाइल भी बनाकर योजना के पोर्टल में दर्ज करते हैं। इसमें अपने ही किसी व्यक्ति के खाते का नंबर दर्ज करके पैसा खुद निकाल लेते हैं। इसके बाद जांच हुई तब ये सारी बातें सामने आई और जो जांच करने वाली जो टीम थी, जो जांच करने वाले अधिकारी कर्मचारी थे, वो उनके ही जो सहयोगी थे, उन्होंने सारी योजना का जो घोटाला हुआ उसके ऊपर जांच करी और जांच करने के बाद पूरे सारे मामले को वहीं के वहीं दबा दिया। आज कम से कम लगभग देखा जाए तो 3 साल होने को जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी सरकार में इसकी कोई भी इस बात का ना तो दबाव है, ना कहीं इसका कोई हो हल्ला है कि घोटाला हुआ और इस घोटाले के नाम पर सरकार का कहीं नाम खराब हो रहा हो। किसी प्रतिनिधि, किसी भी नेता का अगर नाम सामने आया हो या किसी अधिकारी का नाम सामने आया हो तो आप इस बात की पड़ताल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि देश में किस प्रकार के घोटाले हो जाते हैं। जो जनता का, किसान मजदूर का जो पैसा होता है उसको सारे प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी सब लोग खा जाते हैं और वो जनता तक नहीं पहुंचता। इसलिए मैं बार बार यही बात करता हूं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भी सिस्टम, जो सरकारी कर्मचारियों का जो एक पूरी जो लाइन लगी हुई है, जो बैठे हुए हैं, वो नीचे से ऊपर तक सारे के सारे करप्ट हैं।
भ्रष्टाचारी है। ये जनता, किसान, मजदूर बेचारा दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है और उसको उस राशि का भुगतान समय पर नहीं होता, उसका योजना का लाभ उसको समय पर नहीं मिलता। चाहे तो बीपीएल कार्ड की बात हो, उसमें भी घोटाला होता है। दफ्तरों में काम होने वाला प्लॉटिंग का ना काम होता है या रजिस्ट्री का काम होता है, उसमें घोटाला होता है। तमाम विभाग हैं जिनके जहां पर घोटाले होते हैं, लेकिन यह घोटाले उजागर नहीं होते, क्योंकि घोटाले करने वाले लोग और घोटाले को उजागर करने वाले लोग उनके सहयोगी होते हैं। इसलिए ये सारी बातें जनता के सामने नहीं आती हैं। इसलिए मैं देश की जनता से, मध्य प्रदेश के आम किसान नागरिक भाई बहनों से ये अपील करूंगा कि चुनाव होते समय हर बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन आपके भलाई कर सकता है, कौन आपकी भलाई को नहीं कर सकता है, किस प्रकार से काम कर सकता है, वो किस प्रकार का काम करने का तजुर्बा रखता है व्यक्ति, ऐसी भी उसकी जांच और पड़ताल होना चाहिए। जिस प्रकार से शादी के लिए बच्चे और बच्चियों की सिलेक्शन करते हैं, उनको देखभाल करते हैं, उनकी छानबीन करते हैं, उसी प्रकार प्रतिनिधि को चुनने का भी एक इसी प्रकार से फैसला मैं समझता हूँ मतदाता को करना चाहिए। जो मतदाता, जो प्रत्याशी आपके काम की समीक्षा कर सके, काम को एक नए सिरे से ऊपर तक ले जाने के लिए पूरी गंभीरता से उसको समझे, सोचे और जनता तक जुड़े, ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का काम करें और अपने सवाल भी करें और उनसे पूछें। और आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार में कितना बजट आता है और उस बजट कहाँ खर्च होता है, बजट में आने वाली योजनाएं कितनी होती